नमस्कार दोस्तों, आप लोग इसी प्रकार से मेरे वीडियोस को देखते रहिए और क्लासेस को जो है जारी रखने के लिए आप लोग इसको कमेंट भी करते रहिएगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे इंग्लिश के साथ बायोलॉजी, जो कि 11th 12th और नीट के एग्जाम के लिए भी उपयोगी है, साथ ही आर्ट्स का तो मैं इकोनॉमिक्स का क्लास तो मैं ले ही रहा हूँ जो 11th 12th के लिए है। और बहुत सारे एग्जाम्स में आपने देखा होगा कि कॉम्पिटिशन्स में, है ना, कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम जो होते हैं उसमें भी आजकल इकोनॉमिक्स के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम उनके टर्म्स नहीं समझते हैं तो वो क्वेश्चंस को रटना पड़ता है और रटे हुए क्वेश्चन ज्यादा दिन दिमाग में रह नहीं पाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके 11th 12th के और बीए ऑनर्स के जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने के साथ साथ कंपटीशन वाला जो आपका टर्म्स हैं उनको भी हम आगे चल करके क्लियर करेंगे। तो चलिए, पिछले वीडियो में हमने उपयोगिता के प्रकार को देखा था, जहां हमने कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता दो वैरायटीज देखी थी, दो प्रकार देखे थे उपयोगिता के। कुल उपयोगिता जिसमें हमने एक सूत्र भी लिखा था, सीमांत उपयोगिता उसका भी हमने एक सूत्र लिखा था। अगर आपको सूत्र याद हो तो, और नहीं याद है तो आप लिंक में जाकर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, वहां जाकर के आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जहां सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच का संबंध। दोस्तों, अक्सर ये जो है क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये बीए का एग्जाम भी होता है, उसमें भी कई बार पूछा गया है। 12th के एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट है ही, है ना। और 11th के जो बच्चे हैं जो अभी नए नए इसको स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये सारे टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट है आगे चलकर। और अभी आपको मैं एक छोटा सा एक खबर भी बता दूं कि अभी बिहार सरकार द्वारा बिहार एसएससी के माध्यम से इकोनॉमिक्स के जो विद्यार्थी हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र बीए में एक विषय के रूप में पढ़ा है, स्नातक किया है, ग्रेजुएशन किया है, उनके लिए बड़ा ही अच्छा वैकेंसी आउट किया गया है। अधिकारी का कमीशन लेवल का एक पोस्ट है, आप लोग जाकर के देखिएगा, सर्च करके देखिएगा। वैसे मैं अगर आप कमेंट में अगर कहेंगे तो मैं उसका वीडियो भी आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच का रिलेशन क्या होता है, इस रिलेशन को समझने से पहले हम कुल उपयोगिता की चाल को देखेंगे कि ये चलता किस प्रकार से, क्योंकि इसकी चाल जो है कहीं ना कहीं सीमांत उपयोगिता पर ही निर्भर करती है। इसीलिए दोस्तों, हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि जब हमारे पास कुल उपयोगिता है तो सीमांत उपयोगिता निकालने की जरूरत क्या है। तो ये जरूरत इसीलिए है क्योंकि यही सीमांत उपयोगिता जो है कुल उपयोगिता की चाल को निर्धारित करती है, उसको बताती है कि कहां वो सही है, कहां गलत है, कहां रुकना है, कहां चलना है। ये सारी बातें जो है सीमांत उपयोगिता ही बताती है। और वैसे भी हमारे एक अर्थशास्त्री जो रहे जेके मेहता साहब, इनका तो मानना था कि समग्र अर्थव्यवस्था, समग्र मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था जो है सीमांत उपयोगिता के नियम पर ही आधारित है। अगर ये सीमांत उपयोगिता हटा दी जाए तो पूरा समग्र अर्थव्यवस्था का जो आर्थिक ढांचा है वो खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए, ये तो जेके साहब की अपनी बात राय थी। हम देखते हैं इन दोनों के बीच के संबंध को। सबसे पहले हम देखेंगे कुल उपयोगिता की चाल को कि ये चलता किस प्रकार से है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे टीयू के बारे में, जिसे हम कुल उपयोगिता कहते हैं, टोटल यूटिलिटी। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका 3 चरण होता है चलने का। चाल जो है उसको हम 3 चरण में देखते हैं। पहला चरण होता है घटती दर से बढ़ना, घटती दर से बढ़ना। उसके बाद आता है अधिकतम। अधिकतम जहां होगा उसी को हम संतुलन भी कहेंगे। संतुलन इंग्लिश में उसको क्या कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, इक्विलिब्रियम। तो संतुलन जहां होगा वहीं पर एक उपभोक्ता की कुल उपयोगिता क्या होती है, अधिकतम होती है। और उसके बाद गिरती हुई उपयोगिता, कुल उपयोगिता, है ना। 3 चरण है। घटती दर से बढ़ना मतलब सीधे सीधे हम समझ रहे हैं बढ़ना, बढ़ तो रहा है लेकिन ऐसे नहीं बढ़ रहा है, सीधा सीधा बढ़ेगा तो इसको बढ़ती दर से कहते हैं। जब इस तरीके से बढ़ता है तो इसको कहते हैं घटती दर से बढ़ना।
और एक जगह आकर के जब स्थिर हो जाता है तो वहां हम कहते हैं अब ये अधिकतम हो चुका है। और उस अधिकतम के बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे फिर नीचे की ओर गिरने लगता है इस प्रकार से। अब अगर हम सीमांत उपयोगिता की बात करें, एमयू की, तो इसको अगर हम देखें इसके तुलना में, तो इसकी चाल क्या कहती है कि जब कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ती है। देखिए एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है इन दोनों के बीच का रिलेशन या संबंध बताने के लिए, तो अगर ये इन तीनों बातों को अगर आप याद कर लेते हैं तो इसका रिलेशन आप बहुत ही अच्छे तरीके से बखूबी आप लिख सकते हैं। तो इसलिए इसकी चाल को समझ लीजिए 3 स्टेप में, और अपने से इसका संबंध बना करके आप लिख पाएंगे। तो जैसे पहला चरण जो कहता है कुल उपयोगिता की घटती दर से बढ़ना, जब तक कुल उपयोगिता बढ़ रही है तब तक सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती है ना, घटती है, लेकिन धनात्मक रहती है, धनात्मक रूप से ये नीचे की ओर गिरते रहती है, मतलब माइनस नहीं हो जाएगी, शून्य भी नहीं होगी, लेकिन घट रही है इस तरीके से, ठीक है। तो ये धनात्मक रूप से घटते रहती है। जब यह अधिकतम होती है कुल उपयोगिता, है ना, तो सीमांत उपयोगिता जो है वह शून्य हो जाती है, शून्य, जीरो वैल्यू एकदम शून्य हो जाती है। और जब कुल उपयोगिता गिरती है तब सीमांत उपयोगिता पूर्ण रूप से ऋणात्मक रूप में आ जाती है, माइनस में, सीधे सीधे ये माइनस हो जाता है। तो इस बात को आप खाली ध्यान रखिएगा, ये 3 चाल अगर समझ जाते हैं तो दोनों के बीच के रिलेशन को लिखना कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं होता है, आराम से आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, इस वाले से तो हमेशा जनरली 1 नंबर का सवाल लगभग बार पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा गया है, 11th 12th बीए ऑनर्स हर जगह मैंने इस सवाल को देखा है, इसलिए खास ध्यान दिया। सवाल क्या पूछेगा वो समझिए। सवाल कहेगा कि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जहां, ऑप्शन दे देगा, सीमांत उपयोगिता घटती है, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, सीमांत उपयोगिता जहां शून्य होगी वहीं पर कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी, अधिकतम। क्या हो जाएगी, अधिकतम, है ना। इनके बीच के रिलेशन को समझना है, यही रिलेशन है कि जब सीमांत उपयोगिता घटती है तो कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ती है। जब ये शून्य हो जाती है सीमांत उपयोगिता तो कुल उपयोगिता वहां क्या होती है, अधिकतम होती है, संतुलन की स्थिति में। और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता भी हमारी गिरने लगती है। क्लियर ये बात। चलिए अब इसी चीज को हम एक रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा क्योंकि रेखा चित्र बनाने के लिए थोड़ी जगह चाहिए, है ना। आप लोग इसी प्रकार वीडियो में बने रहिए, सपोर्ट कीजिए। और थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस आया, थोड़ा सा लंबा समय हमने लिया वीडियो को बनाने में, क्योंकि बीच में काफी सारा डिस्टरबेंस था, होली भी था और भी बहुत सारे काम थे। तो चलिए, लेकिन अब वीडियो जो है कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी आएंगे। तो चलिए इसे हम एक रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आपने ग्राफ देखा होगा, मैथ अगर पढ़े होंगे कभी, तो हमारे इकोनॉमिक्स में भी इसी प्रकार से ग्राफ होते हैं। तो ग्राफ को मैं थोड़ा सा डिटेल कर देता हूं। देखिएगा, इस पॉइंट का मान होता है 0, शून्य, ठीक है ना, शून्य, 0 इसका मान होता है। बाकी इधर जाइएगा तो धनात्मक रूप में, पॉजिटिव रूप में हम आगे बढ़ेंगे। अगर इधर जाइएगा तो इधर भी हम पॉजिटिव या धनात्मक रूप में ऊपर बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि 0 हो गया, यहां आए तो 1 2 3 4, है ना, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। सेम यही प्रक्रिया यहां भी चलती है। और हर एक बिंदु का एक नाम दिया जाता है। यहाँ 3 पॉइंट बनते हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। इसको हम कहते हैं O। 0 नहीं है ये O, इसका वैल्यू 0 है लेकिन इसका नाम क्या है, O, ठीक है। इसको हम कहते हैं X और इसको कहते हैं Y, और इनको कहते हैं अक्ष के रूप में, OX अक्ष। लिखेंगे कैसे, OX अक्ष, और इसको कहेंगे हम OY अक्ष, OY अक्ष। और इन्हीं अक्षों पर हम किसी ना किसी वस्तु का या किसी चीज का वैल्यू हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमारे यहाँ हम किसी भी वस्तु की मात्रा को यहाँ रखेंगे। जैसे पिछले क्लास में हमने जब इसका इंडेक्स देखा था तो वहां शायद मैंने
संतरा लिया था ना, हाँ संतरा। तो संतरे की मात्रा हमने संतरे की इकाइयों का प्रयोग किया था, तो यहाँ आप कुछ भी रख सकते हैं। वैसे मान लीजिए कि हम संतरे की इकाइयां ले लेते हैं, संतरे की इकाइयां, और जिस भी चीज का हम यहाँ फिगर बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसका नाम हम यहां लिख लेते हैं। तो हम यहां बनाएंगे कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का, है ना, तो TU एंड MU। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कुल उपयोगिता को। तो देखिएगा, कुल उपयोगिता क्या कहता है कि घटती दर से बढ़ना। पहले ये कुछ इस प्रकार से बढ़ता है ना, और बढ़ने के बाद एक जगह अधिकतम होता है। अधिकतम किस प्रकार से होगा? तो इस प्रकार से, यहां आकर के ये कुछ इस प्रकार से अधिकतम हो जाएगा, और उसके बाद गिरना शुरू होता है, गिरता है। लेकिन गिरने के बाद क्या हुआ इसकी चर्चा नहीं है, इसलिए सिर्फ गिराना है, पूरा का पूरा इसे डुबा नहीं देना है। इसको हम कहेंगे TU, कुल उपयोगिता। इसको इंडेक्स के साथ भी अगर मैच करके बनाना चाहे तो बन सकता है। आते हैं MU रेखा पर। MU रेखा जो है शुरू से ही गिरती है, तो शुरू से गिरती है तो कुछ इस प्रकार से वो गिरेगी। लेकिन ध्यान यहां क्या रखना है कि जैसा कि हमने सेकंड टर्म में देखा था क्या, कि सीमांत उपयोगिता जहां शून्य होती है वहीं पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। तो अधिकतम कहां है? यहां पर। तो यहां से हम एक डॉटेड लाइन लेंगे ताकि पता चले कि हमें कहां पर इसको शून्य करना है ना। इस तरीके से सीमांत उपयोगिता आती है। इस पॉइंट पर आकर के देखिए, यहां पर शून्य होती है, क्योंकि इसका मान क्या है? वैल्यू यहाँ शून्य है, तो इस पूरे लाइन पर वैल्यू शून्य ही रहती है। तो यहाँ शून्य हो जाती है, और उसके बाद ये गिरने लगती है ऋणात्मक रूप में। इसके नीचे जैसे ही आएगा माइनस में आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी सीमांत उपयोगिता। अब इसको आप एक नाम देख सकते हैं, E का, M का, A का, जो आपकी इच्छा करे। तो हम यहाँ कहेंगे कि कोई भी उपभोक्ता जो है अधिकतम संतुलन की स्थिति में कहाँ है, अधिकतम उपयोगिता कहाँ प्राप्त कर रहा है? तो बिंदु E पर। इस बिंदु पर वह अधिकतम संतुलन की स्थिति में माना जाता है। और जहां पर कुल उपयोगिता अधिकतम होगी वहीं पर सीमांत उपयोगिता क्या होती है? शून्य। यहां पर सीमांत उपयोगिता कितनी हो गई? शून्य हो गई। और यहां कुल उपयोगिता जो है अधिकतम कहलाएगी, अधिकतम। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब एक चीज खास याद रखिएगा, जब भी आप डायग्राम अपने एग्जाम में बनाएंगे तो इसको हमेशा पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा। ऐसा नहीं कि पेंसिल लेके ही गए नहीं, अब वो बगल वाले से मांग रहे हैं, किसी ने देख लिया, आपको खड़ा कर देगा, कॉपी छीन लेगा। ये सब मिस्टेक नहीं करना। एग्जाम में सीरियस होके जाइए। घर से जाने से पहले आप सारा चीज मेंटेन कीजिए कि मुझे क्या ले जाना है, एडमिट कार्ड ले जाना है, कार्डबोर्ड ले जाना है, क्या ले जाना है, पेंसिल है ना। क्योंकि पेन से बनाए हुए चित्रों पर नंबर भी कम मिलते हैं, और बाई चांस अगर आपसे कहीं उसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो आप उसको इरेज नहीं कर पाएंगे, गंदा हो जाएगा चित्र, है ना, कॉपी फाड़िएगा बेकार की। उससे अच्छा आप पेंसिल, इरेजर वगैरह और अपना स्केल वगैरह लेके जाइए, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना अच्छा चित्र बनाइएगा। तो यहाँ पर हम ये इस चित्र को अच्छे से अब देख सकते हैं। 3 चरण बनते हैं। पहला कि कुल उपयोगिता घटती दर से यहां तक क्या हो रहा है? बढ़ रही है ना, यहां से यहां तक बढ़ रही है घटती दर से। यहां आके अधिकतम हो जाती है और उसके बाद गिरने लगती है। जस्ट सीमांत उपयोगिता को देखिए, ये तो शुरू से ही गिर रही है लेकिन धनात्मक है, फिर एक जगह आके शून्य होती है, और शून्य के बाद होने के बाद ये ऋणात्मक हो जाती है। अब यही रिलेशन को अगर आप अपने शब्दों में लिखते हैं तो इसी को हम कहते हैं कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच का संबंध। कोई दिक्कत? तो जब भी आप इस चित्र को एग्जाम में बनाएंगे तो साइड में आप इसका सूत्र भी लिख लीजिएगा सीमांत उपयोगिता को ज्ञात करने का। उससे क्या है कि थोड़ा नंबर पर फर्क भी पड़ता है। जैसे आपको याद है सूत्र क्या था? चलिए सूत्र लिख देते हैं। सूत्र था MU x वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर इजिकल टू DU x बाय DQ x। ये सीमांत उपयोगिता को ज्ञात करने का एक छोटा सूत्र था, जहां पर x वस्तु की सीमांत उपयोगिता ज्ञात करनी है, और यहां पर है x वस्तु की उपयोगिता में परिवर्तन, है ना, और x वस्तु की मात्रा में होने वाला परिवर्तन। इसको रखा जाता है तो सीमांत उपयोगिता बहुत आसानी से ज्ञात हो जाती है। तो चलिए, अब इस छोटे से वीडियो पर हमने पूरा ये सीमांत उपयोगिता का क्लास ले लिया है।
3 पार्ट बने हैं इसके, तीनों पार्ट आप देखिए। आपको सीमांत उपयोगिता या कुल उपयोगिता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का संदेह हो, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा, है ना। और नेक्स्ट क्लास जो हम लेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता से आगे चलकर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। क्या है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इसको हम लोग अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको कहा जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, है ना। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। और इसी का अगला पार्ट आ जाता है सम सीमांत उपयोगिता नियम। इन दोनों नियमों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे। तब तक आप वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। बस इसी आशा के साथ अगले वीडियो के में फिर हम आएंगे।